with amenorrhea for 6 weeks with positive UPT plus a female who have a severe abdominal pain. क्या चीज बोला मैंने? सीवियर abdominal pain. अगर फीमेल को क्या है, बहुत ज्यादा सीवियर abdominal pain है, यू शुड सस्पेक्ट, हमें इमीडिएटली सस्पेक्ट करना है. किस चीज के लिए? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए. ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर लाइक डीप इनटू द डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स. अब हम रियल में बात करते हैं अलग अलग मुद्दों के बारे में. ये एक ट्रिक दिया था मैंने आपको बेसिकली हॉस्पिटल सेटअप के अंदर. नाउ तो गाइस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको क्लासिकल ट्रायड सिम्टम के नाम से जाना जाता है. विजुअली वी यूज द वर्ड क्लासिकल ट्रायड सिम्टम. ट्रायड वर्ड का मतलब है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अरविंद सर घुमा के इसको 3 पॉइंट पे बात करेंगे. ट्रायड का मतलब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए ट्रायड में क्या क्या आएगा. सबसे पहले शी विल हैव द abdominal पेन 100%. देन अमीनोरिया 70%. अमीनोरिया के अलावा नेक्स्ट इज दी वेजाइनल ब्लीडिंग 70% चांसेस. सो दीज आर द ट्रायड सिम्टम्स. सो अगर किसी फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में हो, चाहे वो ओवरीज में हो, चाहे वो अब्डोमिनल के अंदर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो, शी विल डेफिनेटली, सर्वाइकल प्रेगनेंसी में फिर भी चांसेस कम होते हैं लोअर अब्डोमिनल पेन के, वहां पर पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग थोड़ा ज्यादा होता है सर्वाइकल प्रेगनेंसी के अंदर. बट बाकी जितने भी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें मोस्ट कॉमनली ये चीज देखने को मिलता है. फाइन, देखिए abdominal. So what happens? The 100% of the females which comes with the history of ectopic pregnancy, they will have the abdominal pain. उनमें क्या होगा? दर्द होगा. They will have severe abdominal pain. यहाँ पे abdominal pain क्यों हो रहा है? देखिए इसका एक रीजन आप ऐसा समझ सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जाइगोट ग्रो कर रहा है. द जाइगोट इज इम्प्लांटेड ओवर दिस एरिया एंड नाउ दिस जाइगोट इज ग्रोविंग. जाइगोट अपने साइज को बड़ा करेगा. इट हैज टू बिकम एम्ब्रियो and after embryo it has to become the fetus. So definitely इसका जो मास है, टिश्यूज हैं, वो डिवाइड होते होते, सेल डिवीजन होते होते बड़ा होगा. और फेलोपियन ट्यूब का इतना बड़ा डायमीटर नहीं होता कि वो उसको पूरा स्पेस प्रोवाइड कर सके. नाउ व्हाट हैपेंस? ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ ट्यूब, तो ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रेचिंग की वजह से फीमेल को क्या हो रहा है? शी इज हैविंग द abdominal पेन. द पेन, जो दर्द है वो आगे चल के बहुत ज्यादा सीवियर, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको एनीवे. कोलिकी टाइप का नेचर पेन, आपने बहुत बार मेडिकल सर्जिकल में ये पॉइंट वर्ड सुना होगा. कोलिकी नेचर पेन बहुत ही सीवियर, नाइफ लाइक, जैसे कोई पेट में चाकू घोप दिया हो, नाइफ लाइक सीवियर पेन होता है. उसका कारण क्या होता है? वो बहुत डेंजरस होता है. ऐसा दर्द अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में है, इट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है इट इज रप्चर्ड. फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है? फट गई है, रप्चर हो गई है. चलिए आएंगे हम उस मुद्दे के बारे में. नाउ सो गाइस, फीमेल शी मे हैव द abdominal पेन, शी मे हैव वेजाइनल ब्लीडिंग एंड शी विल हैव द अमीनोरिया. अमीनोरिया और वेजाइनल ब्लीडिंग यूजुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जितने केसेस आते हैं 70% केसेस में देखने को मिलते हैं. बट abdominal पेन 100% फीमेल को मिलेगा. The abdominal pain will be either into the right lower quadrant or left lower abdominal quadrant. क्योंकि अगर राइट साइड के फेलोपियन एरियाज में अगर इन्वॉल्व है फेलोपियन ट्यूब, तो राइट लोअर abdominal पेन होगा, अदरवाइज लेफ्ट लोअर abdominal पेन होगा. ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द इम्प्लांटेशन साइट. ओके, नाउ ये 3 पॉइंट्स तो आपके कॉमन हो गए. ये तीनों पॉइंट्स तो बेसिकली 100% फीमेल्स में, मतलब फीमेल्स में आपको मिल रहे हैं 100% पॉइंट. सॉरी. नाउ क्या इनके अलावा कोई और भी सिम्टम्स हो सकते हैं फीमेल को? इज देयर एनी अदर सिम्टम्स? यस, डेफिनेटली. जो अभी मैं नेक्स्ट सिम्टम्स बात करूंगा, द अपकमिंग सिम्टम्स आर वेरी क्रूशियल एंड इट्स लाइक ए इमरजेंसी.
तो फेलोपियन ट्यूब का जो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये इमरजेंसी कब बन जाता है? व्हेन यू डिक्लेयर एज ए ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कब होगा? इमरजेंसी तब होगा इफ ट्यूब इज रप्चर्ड। फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया? अगर ये फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया? रप्चर हो गया, ट्यूब फट गई। जैसे मैंने कहा था कि इस्मस वाले पार्ट में मैक्सिमम 6 वीक तक जा सकता है। जैसे ही 6 वीक का टाइम आया, इस्मस पार्ट रप्चर हो गया। तो इफ द ट्यूब इज रप्चर्ड, अगर ट्यूब रप्चर हो गया तो वहां पर क्या सिम्टम्स आएंगे? मैंने आपको जैसे बताया, सीवियर नाइफ लाइक colicky pain in lower abdomen, सीवियर नाइफ लाइक कोलिक की नेचर, बहुत ही सीवियर। देखिए जनरली जो कोलिक नेचर का जो पेन होता है वो होलो मस्कुलर ट्यूब के एरिया में ज्यादा होता है। कोलिक की पेन आपको देखने को मिल सकता है कहां पर? इंटेस्टाइन्स के अंदर। इंटेस्टाइन्स अंदर से खोखली होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। सेम लाइक दैट फेलोपियन ट्यूब, वही पार्ट जैसा अंदर से ट्यूबल पार्ट है, अंदर से वैकेंट स्पेस है। तो ऐसे एरिया के अंदर अगर उनकी मसल्स में, ये एक मस्कुलर पेन है बेसिकली, तो उन मसल्स में अगर पेन होता है तो वो बहुत सीवियर होता है, और उस पेन को हमने नाम दिया नाइफ लाइक कोलिकी नेचर पेन। ओके, क्या ये पेन उसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा? क्या ये एक लोकलाइज पेन होगा कि चलो यहां पर दर्द हो रहा है तो वो पेन यहीं पर होगा? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज क्या हो गई है? द ट्यूब इज रप्चर्ड। इफ द ट्यूब इज रप्चर्ड, देन व्हाट हैपेंस? Pain will become radiating pain. Pain क्या हो जाएगा? It will become a radiating pain, or you can use the word referred pain. क्या होगा? referred pain या radiating pain. पेन अपनी जगह से रेडिएट होना शुरू कर देगा। एंड नाउ रेडिएटिंग पेन या रेफर्ड पेन तो लिख दिया। अब एक वर्ड आता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया है। चलिए अब अपना ये वर्ड क्लियर हो गया, डेनफोर्थ साइन। व्हाट इज दैट? डेनफोर्थ साइन। प्लीज इसको अंडरलाइन करना, स्पेशल टर्मिनोलॉजी आपके लिए मैंने मेंशन किया था इनिशियली, डेनफोर्थ साइन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डेनफोर्थ साइन। किसे कहते हैं डेनफोर्थ साइन? Pain up to tip of shoulder, pain up to the tip of shoulder due to diaphragmatic irritation। जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम के इरिटेशन की वजह से, due to the diaphragmatic irritation by the hemoperitoneum. So that is the basic pain, nature of the pain. देखिए guys, हुआ क्या? Let's understand. दिस पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का ये पार्ट रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद द एंटायर ब्लड, जो भी ब्लड निकला था इस ट्यूब के रप्चर से टिश्यूज के साइड से, तो वो जो पूरा ब्लीडिंग था वो इस पूरे एरिया में कलेक्ट होने लग गया। द ब्लीडिंग स्टार्टेड टू कलेक्ट इनटू दिस एरिया, इस पेरिटोनियम में। ये पेरिटोनियम जो होता है, दिस इज द कंटिन्यूएशन, दिस पेरिटोनियम इज द कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट? एब्डोमिनल पेरिटोनियम। तो द पेल्विक पेरिटोनियम में जब इरिटेशन होगा, पेन बढ़ेगा, द पेन विल स्टार्ट टू रेडिएट टुवर्ड्स द अपर पार्ट। जो दर्द होगा वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेडिएट होना शुरू होगा। एंड ड्यू टू दिस हीमोपेरिटोनियम, ये जो हीमोपेरिटोनियम होगा, इट विल इरिटेट द डायफ्राम। ये किसको इरिटेट करेगा? डायफ्राम को इरिटेट करेगा। एंड व्हेन द डायफ्राम स्टार्ट टू गेट द इरिटेशन, वो जो नर्वस स्टिमुलेशन था, सोमेटिक नर्व जो स्टिमुलेशन था, that somatic nerve will start to irritate and the pain will radiate up to the
टिप ऑफ शोल्डर। बेसिकली एक सोमेटिक पेन है, तो बेसिकली जो नर्व सप्लाई थी उनको स्टिमुलेशन या सोमेटिक नर्व का एक्टिवेशन किसने किया? डायफ्रामेटिक एरिया ने, बिकॉज उसका क्या हुआ था? इरिटेशन। इरिटेशन किया किसने? हीमोपेरिटोनियम। हीमोपेरिटोनियम किसे कहते हैं? जब पेरिटोनियम में ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाए, when the blood start to collect into the peritoneum, it is called hemoperitoneum, and that leads to the irritation of diaphragm, and irritation of diaphragm will lead to the radiation of pain towards the tip of shoulder। और इस चीज को आप क्या बोलोगे? This one is called as Danforth sign, that is called as DANFORTH, Danforth sign। All right, तो गाइज अगर आपसे कभी कोई पूछे कि डेनफोर्थ साइन किस में मिलता है, कौन सी कंडीशन में मिलता है, यू कैन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। डेनफोर्थ साइन किस चीज को इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द ट्यूबल रप्चर, फेलोपियन ट्यूब का रप्चर होना, और यू कैन से इट इज ए रेडिएटिंग पेन ड्यू टू द हीमोपेरिटोनियम। नेक्स्ट वन, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये सारे मैं जो आपको साइन एंड सिम्टम बता रहा हूं, डेनफोर्थ साइन, अभी जो मैं आपको नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करूंगा, ये सारे किसमें मिलेंगे आपको? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज दी पेल्विक हेमेटोसिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल्विक हेमेटोसिल? सेम वही पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था। इट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन पाउच ऑफ डगलस, या कलेक्शन ऑफ ब्लड इन दी पाउच ऑफ डगलस। किसकी वजह से? ड्यू टू रप्चर ऑफ ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के रप्चर होने की वजह से जो पाउच ऑफ डगलस का एरिया था उसमें ब्लड कलेक्ट हो जाए, तो हमने वर्ड क्या यूज किया? पेल्विक हेमेटोसिल। देखिए, दिस इज द ब्लैडर, ये क्या हो गया? ब्लैडर का एरिया हो गया। नेक्स्ट इज द यूट्रस, यूट्रस के बाद नेक्स्ट इज द रेक्टम। सो गाइज, ये पूरा एरिया जो मैं आपको दोबारा डिटेल में बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना एक बार फिर। इस पूरे एरिया को दिस फेलोपियन ट्यूब इज कवरिंग, दिस फेलोपियन ट्यूब इज कवरिंग हियर लाइक दिस। जो फेलोपियन ट्यूब होता है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो पेरिटोनियम होता है, पेल्विक पेरिटोनियम, पेल्विक पेरिटोनियम ब्लैडर को, यूट्रस को और रेक्टम को, रेक्टम, यूट्रस एंड ब्लैडर, इन तीनों एरिया को ऊपर से सुपरफिशियली लगातार कवर करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब पेरिटोनियम यूट्रस को ऊपर से पूरा कवर करता है, हम उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरीमेट्रियम। तो ना गाइस व्हाट हैपेंस, देखिए ये एक फोल्ड बन गया, एक पाउच जैसा बन गया। पाउच किसके बीच में? यूट्रस एंड रेक्टम वाले एरिया के बीच में। इसका, इसी पाउच का नाम है पाउच ऑफ डगलस। क्या नाम है? पाउच ऑफ डगलस। इसको हम रेक्टो यूट्राइन पाउच के नाम से भी जानते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल एज रेक्टो यूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। अगर इस पाउच ऑफ डगलस के एरिया में ब्लड कलेक्ट हो जाए, पूरा ब्लड कलेक्ट होना लग जाए, पेल्विक हेमेटोसिल, उसको हम किस नाम से जानेंगे? पेल्विक हेमेटोसिल। देखिए एक और पॉइंट है यहां पर, पेल्विक हेमेटोसिल के एरिया में जब ट्यूब रप्चर भी हो गई तो ये ब्लड इरिटेट करेगा, और ये इरिटेट करेगा तो ये ब्लड ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद में वो डायफ्राम को इरिटेट करने लगेगा, और वो टिप ऑफ शोल्डर तक पेन चला जाएगा। उसको हमने ऑलरेडी किस नाम से जाना था? डेनफोर्थ साइन। बात समझ में आई होगी शायद आपको। नाउ अब मुद्दे की बात यह है कि अगर इस पाउच ऑफ डगलस में ब्लड कलेक्ट हो गया, इफ द ब्लड इज ऑलरेडी कलेक्टेड इनटू द पाउच ऑफ डगलस, देन यू नीड टू एस्पिरेट। आप उस ब्लड को निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू एस्पिरेट द ब्लड, अदरवाइज तो फीमेल को बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होगा, राइट? तो हम उस ब्लड को क्या करना पड़ेगा? एस्पिरेट करना पड़ेगा। सो एस्पिरेशन ऑफ द ब्लड,
एस्पिरेशन निडिल से निकालना, एस्पिरेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इस चीज को, दैट इज कॉल्ड एज कल्डोसेंटेसिस, कोल्डोसेंटेसिस। तो कोल्डोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए गाइस, सेंटेसिस का मतलब होता है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन निकालना, एस्पिरेट करना। कल्डोसेंटेसिस का मतलब है एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस के एरिया से ब्लड को एस्पिरेट करना क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज कल्डोसेंटेसिस। आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर फॉर यू। ये कल्डोसेंटेसिस वर्ड हम आगे पढ़ते हैं, वैसे एनीवे डायग्नोसिस में हम पढ़ेंगे कि कल्डोसेंटेसिस करके हमें पता चलेगा कि उस पाउच ऑफ डगलस में कितना ब्लड कलेक्ट हुआ है। कल्डोसेंटेसिस दो कंडीशंस में हम कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म इन दी सीवियर पीआईडी, बहुत ज्यादा सीवियर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू एज अ डायग्नोसिस इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑल राइट, कल्डोसेंटेसिस करते कैसे हैं, हाउ डू वी परफॉर्म द कल्डोसेंटेसिस। कल्डोसेंटेसिस के लिए बेसिकली क्या करना होगा, 18 गेज का लंबार निडिल, 18 गेज का लंबार जो निडिल होता है उस निडिल को आपको यूज करना होगा। वी हैव टू गो थ्रू दी, I'll just clear this space. So guys, through the posterior fornix of vagina, through the posterior fornix of vagina, we will insert a lumbar needle, जो लंबा होता है साइज में, जो हम लोग लंबार प्रोसीजर के अंदर भी यूज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। तो वो जो लंबार निडिल होता है 18 गेज का, उस निडिल को हम यूज करेंगे कौन सी साइड के थ्रू, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। जस्ट फॉर व्हाट पर्पस, जस्ट टू एस्पिरेट द ब्लड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस। सो आई थिंक नाउ द प्रोसीजर कल्डोसेंटेसिस इज वेरी वेल क्लियर यू गाइज। ऑलराइट गाइज, तो हमने यहां पर डेनफोर्थ साइन के बारे में पढ़ लिया, हमने यहां पर पेल्विक हेमेटोसिल के बारे में पढ़ लिया, हमने इन पॉइंट्स में कल्डोसेंटेसिस के बारे में भी डिस्कस किया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो हमारा पॉइंट ये चल रहा था कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम, क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स फीमेल में प्रेजेंट, जब फीमेल हॉस्पिटल में आएगा तो वहां पर डॉक्टर्स को क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको वहां पर बताया क्लासिकल ट्रायड 3, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड अमीनोरिया। इनके अलावा डॉक्टर को पता कैसे चलेगा, हाउ द डॉक्टर और एज नर्स और लाइक एज ए बेड साइड नर्स, हाउ डू यू नो दैट ये फीमेल को इमरजेंसी है, इट्स ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। तो वो कैसे पता चलेगा आपको, उसके लिए व्हाट हैपेंस, आपको सिम्टम्स में मिलेगा पेल्विक हेमेटोसिल, यू विल गेट डायफ्रामेटिक इरिटेशन, और आप कह सकते हो डेनफोर्थ साइन, शोल्डर इरिटेशन मिल सकता है वहां पर, सीवियर कॉलिक की नेचर, क्रशिंग पेन होगा लोअर एब्डोमिनल में, ये 3 चीज मिलेंगी आपको। उसके अलावा वहां पर आपको एक और चीज मिल सकती है, समवेयर आई थिंक रिटन, यस, कोलिन साइन, कोलिन साइन। ये जो कोलिन साइन होता है आपने शायद हमेशा मेडिकल सर्जिकल में पढ़ा होगा, किसमें, यस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में भी ये कोलिन साइन आपको मिलता है। बेसिकली याद रखना कि सर ने तो वहां पढ़ाया था, कोरिलेट कर लीजिए अपने आप को। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ऑल्सो हैव द कोलिन साइन, साइन दोनों चीजें एक ही हैं। तो कोलिन साइन का मतलब क्या होता है, कोलिन साइन का मतलब होता है, इट मीन्स bluish discoloration around the umbilicus। तो umbilicus के चारों तरफ, umbilicus के चारों तरफ bluish discoloration जैसा होना, the bluish discoloration around the umbilicus is called as, periumbilical area में,
पेरी अम्बिलिकल एरिया में ब्लूइश डिस्कलरेशन का अपीयर होना क्या कहलाता है? कुलिन्स साइन कहलाता है। ऑल राइट, so dear students, I think now the word Kullin sign is very well clear for you guys. तो कुलिन साइन क्यों हुआ? जो नीचे ब्लीडिंग हो रहा था पेल्विक एरिया में, उसी ब्लीडिंग के वजह से धीरे धीरे उसका पेरिटोनियम इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया, और पेरिटोनियम जब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। ऑल राइट, इनके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स में या और बाकी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे फीमेल का, सी विल बी इन दी सोक। सोक किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ट्यूब रप्चर। ट्यूब के रप्चर होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, फीमेल विल बी इन दी सोक। तो सोक के क्या सिम्टम्स होंगे? सी इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। सिम्टम्स में सुन लीजिए, यू विल फाइंड हाइपोटेंशन, मतलब लो बीपी मिलेगा, ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, शी विल हैव टेकिकार्डिया, शी विल हैव ए कूल क्लैमी स्किन, फाइन, तो स्किन विल बी वेरी कूल, सनकन आईज मिल सकता है, शी मे हैव सीवियर हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। So these are the basic symptoms of the shock, hemodynamically instability. Reason क्या था shock का? That is the bleeding. Okay. So guys, as of now we have discussed regarding the different symptoms of ectopic pregnancy. रप्चर्ड एंड अनरप्चर्ड दोनों कंडीशंस हमने अच्छे से डिस्कस किया रिगार्डिंग द क्लिनिकल सिम्टम्स। अगर ट्यूब रप्चर हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? पेल्विक हेमेटोसिल मिलेगा, डेनफोर्स साइन मिलेगा, कुलिन साइन मिल सकता है वहां पर। ओके उसके अलावा हमें कल्डोसिंथेसिस करना पड़ सकता है एज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और एज ए थेराप्यूटिक प्रोसीजर। फाइन, अदर देन दैट फीमेल शी विल बी इन द सोक में बेसिकली शी विल हैव सीवियर हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लगातार ड्रॉप करता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पनसेशन जब बॉडी करेगा, हार्ट वन स्टार्ट टू कॉम्पनसेट, शी विल हैव टेकिकार्डिया। जब पेरिफेरल ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, द स्किन विल बिकम वेरी कूल एंड क्लैमी। फाइन, चलिए ये सारे सिम्टम्स थे किस चीज के? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। चलिए अब हम बात करेंगे किस चीज के रिगार्डिंग दी diagnosis. Now we will discuss regarding the diagnosis of ectopic pregnancy. चलिए, now how will you diagnose this ectopic pregnancy? देखिए इसके बारे में लकीली मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था एक पॉइंट के बारे में कि एनी फीमेल हु कम्स टू द हॉस्पिटल विद द हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया, किस हिस्ट्री के साथ? यंग फीमेल है, हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया की हिस्ट्री के साथ में आ रहा है 2 पॉइंट, एंड पॉजिटिव यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है, एंड द गेस्टेशनल सेक, जो यूट्रस का गेस्टेशनल सेक है वो वैकेंट है, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, यू विल सस्पेक्ट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फाइन, वो चीज शायद हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो जब भी फीमेल आया यूपीटी पॉजिटिव था, बाद में जब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी वगैरह किया गया उसमें देखा कि यूट्रस खाली है, इसका मतलब क्या रिस्क है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। चलिए डायग्नोसिस की स्टोरी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वी कैन गो फॉर लाइक हार्मोनल प्रोफाइल, वी कैन गो फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो फॉर सीबीसी, वी नीड टू गो फॉर ईएसआर। जनरली यहां पर ईएसआर क्या होगा? ईएसआर विल बी इंक्रीज। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो आरबीसी के सेटल होने का जो स्पीड होता है उसकी बात कर रहा हूं, ईएसआर विल बी इंक्रीज। ऑल राइट, नाउ सीबीसी में आपको क्या मिल सकता है? यू मे फाउंड दी लो एचबी, हीमोग्लोबिन लो हो सकता है। ऑल राइट, कई बार काउंट्स भी बढ़े हुए मिल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी के काउंट्स भी इंक्रीज मिल सकते हैं। हार्मोनल प्रोफाइल आपने क्यों करवाया? गाइज हार्मोनल प्रोफाइल के करवाने का क्या पर्पस था आपका? देखिए ध्यान से सुनिए, बीटा एचसीजी
beta HCG when it is more than 5000 international unit per ml. When the level of beta HCG, if it is more than 5000 with absence of zygote in यूट्राइन केविटी. सो हमने क्या डिस्कस किया कि जब बीटा एचसीजी का लेवल कितने से ज्यादा था, 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, 5000 इंटरनेशनल यूनिट एमएल से पर एमएल से ज्यादा था बीटा एचसीजी का लेवल. बट क्या चीज, वो जो जाइगोट था दैट इज absence ऑफ जाइगोट इन द यूट्राइन केविटी. यूट्राइन केविटी में जाइगोट नहीं है बट बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ा आ रहा है. ओके, ये चीज आपको हार्मोनल प्रोफाइल में जरूर चेक करनी है. अगर ऐसा लग रहा है आपको, इसका मतलब बीटा एचसीजी कब आता है, जब प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ता है, तभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं. यूपीटी मान लीजिए या ब्लड इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए, तो वो पॉजिटिव आया, बीटा एचसीजी भी आपको मिल गया यूरिन में, बट हुआ क्या, यूट्रस में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्राइन केविटी तो वैकेंट है, तो वो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा. ओके गाइज, बीटा एचसीजी के अलावा अदर देन द बीटा एचसीजी और क्या हार्मोनल प्रोफाइल में हम चेक कर सकते हैं, द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, द बोथ विल डिक्रीज. द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स विल डिक्रीज. वो क्या होगा, कम होगा. बीटा एचसीजी का लेवल तो थोड़ा बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, बट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल विल बी लो. ऑल राइट, रीजन क्या था, बिकॉज इट्स नॉट ए वायबल प्रेगनेंसी. आने वाले समय में ये प्रेगनेंसी बहुत लंबे टाइम तक वायबल नहीं है, और जो जाइगोट है उसकी एक्सपेक्टेड रेंज से वो बड़ा नहीं हो रहा है. तो क्या होगा, बॉडी उसके अमाउंट में, उसके रिलेशनशिप में, उसके रेशियो में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी नहीं करेगा. ऑलराइट गाइस, नाउ प्रोजेस्टेरोन की स्टोरी के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इफ इट इज मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल 25 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा है, तो हम उस प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं, वी विल कॉल दैट प्रेगनेंसी एज ए वायबल प्रेगनेंसी. हम उस प्रेगनेंसी को क्या नाम देते हैं, वायबल प्रेगनेंसी. वायबल प्रेगनेंसी का मतलब है ये प्रेगनेंसी लंबे समय तक चलेगी, या ये प्रेगनेंसी आपको गारंटी दे सकती है कि दैट इट विल कंटिन्यू टिल द 9 मंथ. तो वायबल प्रेगनेंसी में सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमेशा 25 नैनोग्राम पर ml से ज्यादा होना चाहिए. देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसी भी प्रेगनेंसी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है, वो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है. अब एक चीज आप यहां पर नोट कीजिएगा, when the progesterone level is less than 5 nanogram per ml, when the level of progesterone is less than, कम है किससे, 5 नैनोग्राम पर ml से, 5 नैनोग्राम पर ml से अगर कम है, तो हम उसको क्या कहते हैं, we will call as a non viable pregnancy. कौन सा प्रेगनेंसी, नॉन वायबल प्रेगनेंसी. मतलब दिस प्रेगनेंसी विल डेफिनेटली cannot able to continue till further till the 9 months, and this pregnancy is going to discontinue. That is why it is called as non viable pregnancy. That's it. So regarding the progesterone, you must remember these two values. One value is 25 nanogram, which is absolutely good value. Viable pregnancy मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगा. नॉन वायबल तो हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कैसा रहेगा, ये वाला, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगा और वो 5 नैनोग्राम पर ml से कम रहेगा. चलिए अब आगे फर्दर मूव करते हैं. हार्मोनल प्रोफाइल का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात किया. अब आगे बात करते हैं. देखिए, किसी भी प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना है, जो हमारा अगला फर्दर डायग्नोसिस होगा, ये चीज डेफिनेटली हमें करनी है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. क्या करना है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर परफॉर्मिंग द ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी,
ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का पर्पज हमारा एक ही है, टू चेक गेस्टेशनल सेक इन यूट्रस। यूट्रस में गेस्टेशनल सेक को चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर फॉर अस। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के बाद बाकी और क्या क्या फर्दर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं? तो हमने अभी तक किस किस के बारे में बात किया? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, हार्मोनल प्रोफाइल, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, फाइन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वी नीड टू गो फॉर कल्डोसेंटेसिस। कल्डोसेंटेसिस किस चीज के लिए? डायग्नोसिस। किस चीज का डायग्नोसिस? कि ट्यूब रप्चर है या नहीं है, क्या रियल में फेलोपियन ट्यूब का ब्लड कलेक्टेड है, कहां पर? पेल्विक कैविटी में, पाउच ऑफ डगलस में, तो उस ब्लड को तो बाहर निकालना भी है। तो आपका ये जो कल्डोसेंटेसिस है वो आपकी दो हेल्प करेगा, वो यहां पर आपके लिए डायग्नोस्टिक भी रहेगा, इट विल बी डायग्नोस्टिक एज वेल एज इट विल बी थेराप्यूटिक ऑल्सो। तो ये दो पर्पज हैं, इन दोनों पर्पज के लिए, इन दोनों कारण को सोल्व करने के लिए हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? कल्डोसेंटेसिस। मैंने कल्डोसेंटेसिस का मीनिंग अभी आपको साइन एंड सिम्टम में एक्सप्लेन किया था। I told you that aspiration of the blood through the lumbar needle from the pouch of Douglas, then it is called as कल्डोसेंटेसिस। हम इसको क्या कहेंगे? कल्डोसेंटेसिस। ओके, ये भी हमारा एक डायग्नोस्टिक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज व्हाट? लेप्रोस्कोपी। व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द लेप्रोस्कोपी? आप लेप्रोस्कोपी के लिए एक पॉइंट याद रखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस? गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का मतलब यह है कि आपको लाइक फेलोपियन ट्यूब रप्चर है या अनरप्चर है, या एक्टिव प्रेगनेंसी को आपको डायग्नोस रियल में एक्यूरेटली करना है, तो उसमें सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा? लेप्रोस्कोपी रहेगा। सो यू मस्ट गो फॉर दी लेप्रोस्कोपी। गाइज अगर सपोज कीजिए इफ द पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली, तो मोस्ट कंफर्मेटरी आप अगर कह सकते हो वर्ड के अंदर, मोस्ट confirmatory diagnosis, most confirmatory, I will just mention as a question mark over this because ये आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना है। most confirmatory diagnosis for the ectopic pregnancy is the laparoscopy. okay, laparoscopy का मतलब क्या हुआ? visualization of the abdominal organ as well as the pelvic organs, pelvic organs as well as the abdominal organs को visualize करना। लेप्रोस्कोपी एक स्कोप जो है बेसिकली छोटा सा एक स्मॉल होल करके, एक छोटा सा कैमरा जिसके आगे लाइट होती है, कैमरा होता है, वो स्कोप आपको इंसर्ट करना है किसके अंदर? पेल्विक एरिया के अंदर। और उसके बाद में आपको यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, इस पूरे एरिया को विजुअलाइज करना है। क्या देखने के लिए? यह देखने के लिए कि क्या फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी पेटेंसी मेंटेन है या नहीं है। अगर पेटेंसी मेंटेन नहीं है तो ट्यूब अगर रप्चर हुआ है तो कौन से एरिया से रप्चर हुआ है एग्जैक्टली। तो वो सब पर्पज को डायग्नोज करने के लिए हम क्या कर रहे थे? लेप्रोस्कोपी। सो आई थिंक द पर्पज ऑफ लेप्रोस्कोपी इज क्लियर फॉर यू गाइस। इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कहलाता है। किस चीज का? इस बीमारी का, इस प्रॉब्लम का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ऑल राइट, क्या हमें कभी लेप्रोटोमी करने का भी जरूरत पड़ सकता है? यस। पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसका बीपी धड़ाधड़ बहुत लगातार कम होता जा रहा है, बहुत हैवी इंटरनल ब्लीडिंग है, डॉक्टर को यह पता तो चल गया कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बट डॉक्टर अंदर ही अंदर पेशेंट को एडमिट करने के बाद भी उस ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देन द डॉक्टर विल गो फॉर दिस टेस्ट। ये इमरजेंसी के अंदर करते हैं लेप्रोटोमी। तो लेप्रोस्कोपी के बाद में कब किया? इफ द पेशेंट इज if the patient is
हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, मैंने हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल का पॉइंट बताया ना आपको, लो बीपी, टेकिकार्डिया, ये सब चीजें अगर हैं पेशेंट को, तो हमें लेप्रोटोमी जैसा टाइम, लेप्रोस्कोपी जैसा टाइम नहीं मिलेगा। आराम से विजुअलाइज करना, देखना, सब कुछ करना, इतना समय नहीं रहता। हमें तुरंत अब्डोमिनल ऑर्गन्स को या पेल्विक ऑर्गन्स को ओपन करना, ओपन करके जो भी एरिया से ब्लीडिंग हो रहा है उसको कोट्राइज करना, उसको रोक देना, वहां पे क्लिप लगा देना, जो बेसिकली लाइगा क्लिप्स होती हैं, उन क्लिप को अप्लाई कर देना ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो वो सब कुछ हमें किसमें करना होगा? दैट वी नीड टू परफॉर्म इन दी लेप्रोटोमी। सो आई थिंक द वर्ड लेप्रोटोमी इज क्लियर फॉर यू गाइज नाउ। फाइन। ओपन करना, ओपन करके, लेप्रोटोमी का मतलब क्या किया आपने? ऑर्गन्स को ओपन करना, ओपन करके वहां पर जहां से भी साइट ऑफ द ब्लीडिंग था उसको रिकॉग्नाइज करना और उस पर क्लिप अप्लाई कर देना या उसको स्टिच कर देना, जो भी पर्पज हो हमारा, ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो वो हो गया लेप्रोटोमी। फाइन। तो डायग्नोसिस की लिस्ट में हमने ऐड किया था लेप्रोस्कोपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। उसके बाद में हमने डिस्कस किया लेप्रोटोमी, ओपन करना, ओटोमी मतलब ओपन करना। फाइन। उसके अलावा फाइनली देखिए गाइस, दिस अ वर्ड, यस, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था अभी, बेगल साइन। बेगल साइन, और उसका दूसरा नाम क्या है? द अनदर नेम ऑफ बेगल साइन इज द ट्यूबल रिंग साइन। बेगल साइन या ट्यूबल रिंग साइन आपको किस चीज से मिलेंगे? दिस वन इज दी थ्रू दी कलर डोपलर सोनोग्राफी। जब हम कलर डोपलर करेंगे, जब हम फीमेल का कलर डोपलर करेंगे, तो इन फेलोपियन ट्यूब, लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फेलोपियन ट्यूब है, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, और उसकी इस पार्ट में आपको गेस्टेशनल सेक मिल गया। यू फाइंड आउट, आपने पता लगा लिया कि ये गेस्टेशनल सेक है सोनोग्राफी के द्वारा, किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। और इस गेस्टेशनल सेक के चारों तरफ हाइपर इकोइक रिंग जैसा अपीयरेंस दिखाई देना, हाइपर इकोइक रिंग अपीयरेंस अराउंड द गेस्टेशनल सेक इन फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज बेगल साइन और ट्यूबल रिंग साइन। इसको हम क्या कहेंगे? बेगल साइन या ट्यूबल रिंग साइन। तो देखिए दोबारा, सबसे पहले प्लीज ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बेगल साइन को डायग्नोज किससे करना है? बेगल साइन को डायग्नोज करने के लिए हमें कलर डोपलर करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। कलर डोपलर करोगे तो उसमें मिलेगा क्या, वो हम आपको बता रहा हूं। डेनफोर्थ साइन को डायग्नोज कैसे करोगे? वो फिजिकल एग्जामिनेशन से हो जाएगा। कुलिन साइन को आप डायग्नोज कैसे करोगे? फिजिकल एग्जामिनेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्डोसेंटेसिस के लिए क्या करोगे? 18 गेज का लंबा नीडल आपको पोस्टीरियर फोर्निक्स ऑफ वेजाइना से इंसर्ट करके फ्लूइड और ब्लड को एस्पिरेट करना होगा। फाइन। चलिए अब बात करते हैं इस बेगल साइन की। तो बेगल साइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? हाइपर इकोइक रिंग फॉर्मेशन, ध्यान से सुनिए, हाइपर इकोइक रिंग फॉर्मेशन अराउंड दी gestational sac, hyper echoic ring formation around the gestational sac in fallopian tube is called बेगल साइन। उसको हम क्या कहेंगे? बेगल साइन के नाम से जानते हैं। दोबारा से बता देता हूं, देखिए ये गेस्टेशनल सेक था, उसके चारों तरफ ब्लैकिश कलर का ऐसे लाइक बेसिकली हाइपर इकोइक, जैसे ध्वनि के कारण। अल्ट्रासाउंड में क्या यूज होता है? अल्ट्रासाउंड इज नथिंग बट इट इज यूजिंग जस्ट यूजिंग द इको साउंड वेव्स। तो वो साउंड वेव्स की वजह से इफ दीज आर लाइनिंग्स जैसा अपीयरेंस हो जाना, दीज हाइपर इकोइक रिंग्स या लाइनिंग्स आर बेसिकली, ये जो फॉर्मेशन होता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बेगल साइन कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थे। दिस ऑल आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो गाइज आई हैव
clearly explained all the different diagnostic criteria for the ectopic pregnancy. Now, most important, अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी डायग्नोसिस के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मैनेजमेंट होगा, हाउ टू मैनेज दिस क्रूशियल कंडीशन, क्रूशियल इमरजेंसी कंडीशन ऑफ द फीमेल. ओके, हाउ टू मैनेज. देखिए, मैनेजमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या आएगा? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कंटेन्स टू पार्ट्स. वन इज दी, इट कंटेन्स टू पार्ट्स. वन इज दी medical management, one is the medical management and the another one is the surgical management. Medical management as well as surgical management. नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज द लास्ट ऑप्शन. इसको हमेशा हम अपने को लेकर चलना है, किस चीज के रूप में? लास्ट ऑप्शन के रूप में लेकर चलना है. वी शुड थिंक दैट द कोई ऑप्शन, देयर इज नथिंग इज अवेलेबल, देन लास्टली वी विल गो फॉर नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. अदरवाइज अवर फोकस शुड बी कंजर्वेटिव. चलिए बात करते हैं इनके बारे में. मीन्स यहां पर पॉइंट्स की बात यह है कि आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज कर सकते हो. किसके द्वारा? सर्जिकल ऑप्शंस के द्वारा, सर्जरी के द्वारा भी और ड्रग्स के द्वारा भी. दवाइयां देकर, ड्रग्स देकर भी आप मैनेज कर सकते हो. देखिए, वो मैं आपको अलग बताऊंगा. एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो इमरजेंसी, जैसे अभी आपको हम डिस्कस कर रहे थे सिम्टम्स में, कि जब फीमेल आएगा इमरजेंसी में, बीपी लगातार कम हो रहा है, टेकीकार्डिया हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, वो अलग बात आएगी. पहले तो फर्स्टली मैंने मेडिकल मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव में जो मेडिकल मैनेजमेंट था, आई मीन ड्रग्स, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसकी बात कर लेते हैं. देखिए गाइस, यहां पे एक पॉइंट याद रखना, the conceptus size should be less than 4 centimeter. ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, लेस देन 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, उसके अलावा कार्डियक एक्टिविटी शुड बी absent. कार्डियक एक्टिविटी absent होनी चाहिए. एंड कंसेप्टस की साइज 4 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए. कंसेप्टस, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंसेप्चुअल, जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, आई मीन आप जाइगोट कहिए या आप एम्ब्रियो बोलिए, वॉट एवर इट इज, तो जो प्रोडक्ट है अंदर फेलोपियन ट्यूब में, उसका साइज 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. तभी हमारी दवाइयां, जो ड्रग्स हैं, वो यूजफुल होंगी. नेक्स्ट, कार्डियक एक्टिविटी absent होनी चाहिए. कार्डियक एक्टिविटी absent है, अगर कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, इसका मतलब तो वो वायबल बेबी है, वो फिटस या जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो है, वो डेड नहीं है, इट इज वायबल. तो कार्डियक एक्टिविटी शुड बी absent. ये दो क्राइटेरिया आपको हमेशा याद रखने हैं. किस चीज के अंदर? मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ऑलराइट, ये तो दीज आर दी क्राइटेरिया. इसको हम क्या कहेंगे? क्राइटेरिया. सो प्लीज ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए. साइज शुड बी लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड द प्रोडक्ट शुड नॉट हैव एनी कार्डियक एक्टिविटी. नाउ, अब हम क्या ड्रग्स यूज कर सकते हैं? When we talk about the point of drugs, there is a famous drug called as methotrexate. What is that name? Methotrexate. Methotrexate बेसिकली क्या है? ये कीमो ड्रग है, एंटी कैंसर
ड्रग। किसी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा हो कि सर पेशेंट को कैंसर थोड़ी है, हम क्यों एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं। इट हैव ए सेवरल एक्टिविटीज, इसके बहुत सारे काम होते हैं दवाई के। मेथोट्रेक्सेट, बेसिकली मेथोट्रेक्सेट इज एंटी फॉलिक एसिड ड्रग है, इसे एंटी फोलिक एसिड ड्रग। फोलिक एसिड के एंटी काम करती है, मतलब बेसिकली ये फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी करवाता है। फाइन। मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, क्या मोड ऑफ एक्शन होगा? इट विल स्टॉप द सेल डिवीजन इन जाइगोट। ये जो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर रहा था, उस जाइगोट के सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को वहीं पर स्टॉप कर देगा। सेल्स को ग्रो करने के लिए, सेल्स को डिवाइड होने के लिए जरूरत होती है फोलिक एसिड की, और वो एक्टिविटीज, इसके डीएनए एक्टिविटीज को ये स्टॉप करेगा। सो इट इज कॉल्ड एज एंटी फोलिक एसिड ड्रग्स, या द ड्रग विच इज स्टॉपिंग या विच इज हेल्प टू स्टॉप द सेल डिवीजन इन जाइगोट, दैट इज द मेथोट्रेक्सेट। सो गाइज, मेथोट्रेक्सेट के बारे में अगर आप किसी पेशेंट को अगर आप मेथोट्रेक्सेट लंबे समय तक देते हो तो उस पेशेंट को किस चीज का डेफिशिएंसी हो सकता है? यू शुड आंसर दैट इज दी फोलिक एसिड। तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको मेथोट्रेक्सेट चलता है, कैंसर के पेशेंट भी मान लीजिए, उनको क्या सप्लीमेंट्स में हम देते हैं? वी यूजुअली प्रोवाइड देम दी फोलिक एसिड। क्या चीज देते हैं? फोलिक एसिड। नाउ मेथोट्रेक्सेट जो आप यहां पर दे रहे हो वो आपको बेसिकली जनरली वी आर प्रोवाइडिंग एज ए IM, इंट्रामस्कुलर। मेथोट्रेक्सेट का कितना डोज क्या देना है वो चीज देख लीजिए। See, methotrexate is generally given based on the total body surface area, TBS, total body surface area. I'm talking about the dose. मैं ड्रग के डोज की बात कर रहा हूं। That is the 50 mg per meter square of total body surface area. 50 mg कितने पर? 50 mg per meter square of total body surface area. इसके अलावा दूसरा है 1 mg पर kg। अगर आप टोटल बॉडी सरफेस एरिया को काउंट नहीं करते हो, पर 1 mg पर kg बॉडी वेट, 1 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार भी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो यू कैन एडमिनिस्टर दी मेथोट्रेक्सेट। ऑलराइट, मेथोट्रेक्सेट जनरली day 1, day 3, day 5, day 7, like this they will give day 1, day 3, day 5, day 7 IM। कैंसर के पेशेंट्स तो टैबलेट फॉर्म में भी लेते हैं मेथोट्रेक्सेट को, IM। हियर वी आर प्रोवाइडिंग IM, इंट्रामस्कुलर। सो द स्टोरी ऑफ मेथोट्रेक्सेट, होप यू गाइज आर लाइक वेरी वेल क्लियर अबाउट दिस। तो मेथोट्रेक्सेट जब कंसेप्टस का साइज 4 सेंटीमीटर से कम है, कार्डियक एक्टिविटीज कम है, और जनरली द HCG लेवल ऑल्सो, कई बार HCG का लेवल भी चेक करते हैं। HCG लेवल ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड, जनरली शुड बी लेस देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। कार्डियक एक्टिविटीज नहीं है, HCG का लेवल भी लो है, और कंसेप्टस का साइज 4 सेंटीमीटर से कम है, वी कैन यूज मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जो होता है, इट विल हेल्प इन दी, इट कैन बी यूज इन द ट्यूबल प्रेगनेंसी, मेथोट्रेक्सेट कैन बी यूज इन ओवेरियन प्रेगनेंसी, एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दी सर्वाइकल प्रेगनेंसी। तीनों कंडीशंस में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए भी, ओवेरियन के लिए भी, और सर्वाइकल प्रेगनेंसी के लिए भी। ओके, मेथोट्रेक्सेट एक एंटीफोलिक एसिड ड्रग है। इट विल हेल्प टू प्रिवेंट दी, इट विल हेल्प टू स्टॉप दी सेल डिवीजन, इट हेल्प्स टू स्टॉप दी सेल डिवीजन। द डोज ऑफ द ड्रग इज जनरली गिवन 1 mg per kg body weight, or you can say like 50 mg per meter square of total body surface area. The methotrexate is given on the alternative days like 1, 3, 5, 7, day 1, day 5, day 3, day 5, day 7. Like generally it is given for like sometimes they give for 3 to 4 weeks. आप एटलीस्ट ये जरूर याद रखिए, 3 to 4 weeks अल्टरनेटिव। लाइक एक वीक में आपने इतने दिन दिया, और लाइक दिस हमें इतना लगातार कितने वीक तक देना है? अराउंड 4 वीक्स तक हमें मेथोट्रेक्सेट देना है इस पेशेंट को। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पे मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है। मेथोट्रेक्सेट इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अलावा भी एक्सेप्ट द मेथोट्रेक्सेट के अलावा भी कुछ और ड्रग्स हैं जो हम याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी
like potassium chloride, next is the prostaglandin. prostaglandin यूज कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं फॉर द एक्सपल्सन और फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. फाइन. सो गाइज दिस इज अबाउट द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. नाउ लेट्स डिस्कस फाइनली अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. कि इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है, हाउ डू यू मैनेज दिस प्रॉब्लम. देखिए यहां पे हमें दो पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रहते हैं. डॉक्टर के दिमाग में दो क्वेरीज सबसे ज्यादा कॉमनली चलती रहती हैं. कौन सी क्वेरीज? द क्वेरीज लाइक क्या इस फीमेल ने अपना फैमिली कंप्लीट किया है या नहीं किया, दैट फैमिली इज कंप्लीटेड और नॉट, या शी इज ए यंग फीमेल हु इज द फर्स्ट टाइम कंसीविंग, फर्स्ट टाइम उसने कंसीव किया है. वो चीजें बहुत मैटर करती हैं. देखिए अगर बेसिकली फीमेल ने अभी तक पहले से उसके लाइक दो बेबी नहीं है या उसका फैमिली अगर कंप्लीट नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर विश, तो वहां पर डॉक्टर को अलग तरीके से सोचना होगा. लाइक दे नीड टू प्रोटेक्ट दैट फेलोपियन ट्यूब. उनको उस फेलोपियन ट्यूब को प्रॉपरली पेटेंट रखना होगा, प्रोटेक्ट रखना होगा, बिकॉज इन द फ्यूचर अगेन व्हेन द फीमेल हैज टू गो फॉर द प्रेगनेंसी. और अगर फेलोपियन ट्यूब को आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, जो रप्चर हो चुकी थी, चांसेस ऑफ स्कार फॉर्मेशन, किस चीज का चांस होते हैं? स्कार फॉर्मेशन. और दोबारा से नेक्स्ट टाइम अगेन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिस्क बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 10%. ऑल राइट. तो कंजर्वेटिव वहीं पर आएगा. अगर अगर फीमेल कपल्स का फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है, इफ द फैमिली इज नॉट कंप्लीटेड, in that case we will go for the conservative management. If the family is already completed और इस case of tube is extremely ruptured, ट्यूब बहुत ज्यादा रप्चर हो चुकी है, तो फैमिली कंप्लीट हो या ना हो, उस केस में हमें नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा. चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? सर्जिकल मैनेजमेंट में लीनियर साल्फिंजोस्टोमी. ओस्टोमी मतलब क्या है? मेकिंग एन ओपनिंग. फाइन इंसिजन, बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन की जरूरत होती है. यहां पर एक हल्का सा फाइन इंसिजन कोटरी के द्वारा जनरली यूज करते हैं. आई हैव असिस्टेड, मैंने करवाया भी है ऐसा प्रोसीजर. तो कोटरी के द्वारा बेसिकली बहुत ही फाइन इंसिजन लगाया जाता है. वेयर फाइन इंसिजन एट दी इंप्लांटेशन साइट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. जो फेलोपियन ट्यूब की जो इंप्लांटेशन साइट है, मान लीजिए एम्पुला पार्ट है, तो उस एम्पुलरी पार्ट में, दिस एम्पुलरी पार्ट हैव द कंसेप्चुअल प्रोडक्ट, इस पे एक पतला सा फाइन इंसिजन लगाना, हाइग्रोस्कोपिक कोट्रेज के द्वारा उस प्रोडक्ट को एक्सपेल्ड आउट कर लेना. इंसिजन लगाया, ट्यूब खुल गई, अंदर से पूरे प्रोडक्ट को आपने कंसेप्चुअल प्रोडक्ट को बाहर रिमूव कर दिया. देन व्हाट हैपेंस, आपका जो फाइन इंसिजन लगा हुआ था, हमारा यहां पे टारगेट क्या है? वाई वी आर परफॉर्मिंग, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, लीनियर, या वाई वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर. हम इतना ध्यान क्यों रख रहे हैं? बेसिकली लीनियर साल्फिंजोस्टोमी इज डन. इसको हम करते क्यों हैं? ध्यान से सुनना. टू प्रिवेंट स्कार फॉर्मेशन, और हम कह सकते हैं टू प्रिवेंट नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आई थिंक मेरा पर्पज आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोबारा ना हो, नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, या टू प्रिवेंट द स्कार फॉर्मेशन इनटू दैट फेलोपियन ट्यूब, उसमें कोई स्कार फॉर्मेशन अंदर ना बन जाए ताकि ट्यूब ना एडेसिव चिपक जाए. उस चीज के लिए हमें लीनियर साल्फिंजोस्टोमी का रिक्वायरमेंट होता है. ऑलराइट, ये चीज क्लियर हो गई. नाउ व्हाट हैपेंस, अब आपने क्या काम किया? आई विल जस्ट रब दिस वन.
सो पहले आपने क्या काम किया, इंसिजन, देन प्रोडक्ट इज आउट, प्रोडक्ट को आपने निकाल दिया बाहर। नेक्स्ट, इंसिजन इज नॉट सूचर्ड। ये प्लीज ध्यान से सुनिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। द इंसिजन इज नॉट सूचर्ड। इंटेंशनली वहां पर हम इंसिजन के ऊपर टांके नहीं लगा रहे हैं, वी आर नॉट सूचरिंग द इंसिजन। देन व्हाट हैपेंस, left alone for secondary intentional healing by लेजर और कोटरी। मैंने क्या पॉइंट बोला, इंटेंशनल हीलिंग बाय दी लेजर और कोटरी। लेजर और कोटरी के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लेजर और कोटरी क्या करेंगे, इंटेंशनल हीलिंग। आपने इंसिजन को ऐसे छोड़ दिया, लाइक टिश्यूज को नियर बाई करके। देन व्हाट यू डिड, आपने उसके बाद में क्या काम किया, यू जस्ट स्टार्टेड टू क्लोज, आपने एरिया को क्लोज करना शुरू कर दिया। और जो इंसिजन साइट है उसको आप हील तो करवाना है ओब्वियसली, अदरवाइज वहां पे हीलिंग नहीं होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम उसको लेजर के द्वारा, किसके द्वारा, लेजर या कोटरीज के सपोर्ट के द्वारा धीरे धीरे टिश्यूज की ऑटोमेटिक इंटेंशनल हीलिंग करवाना शुरू करेंगे। ऐसे नेचुरल हीलिंग का फायदा क्या होगा, विद द नेचुरल हीलिंग उनमें स्कार फॉर्मेशन की जो रिस्क है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। सो द रिस्क ऑफ स्कार फॉर्मेशन विल बी डिक्रीज्ड इफ यू डोंट अप्लाई दी सूचर्स। अगर आप क्या अप्लाई नहीं करोगे, सूचर्स अप्लाई नहीं करोगे, सो द रिस्क ऑफ स्कार फॉर्मेशन विल बी डिक्रीज। ऑलराइट गाइस, ये था लीनियर साल्फिंजोस्टोमी। लीनियर साल्फिंजोस्टोमी का पर्पज आपको समझ में आया होगा, हम क्यों कर रहे हैं। इफ द फैमिली इज नॉट कंप्लीटेड, फीमेल नीड टू कंसीव फर्दर इन द फ्यूचर में दोबारा कंसीव करना है, प्लस हमें नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क है वो भी कम करना है, स्कार फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है। सो दैट एक्सपर्ट डॉक्टर किसके लिए जाएगा, लीनियर साल्फिंजोस्टोमी। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इफ द फैमिली इज कंप्लीटेड, फीमेल के लिए फैमिली कंप्लीट हो गई है, देन वी कैन गो फॉर सेकेंड सर्जिकल प्रोसीजर, दैट इज दी हमें क्या करना है, साल्फिंजोस्टोमी। साल्फिंजोस्टोमी में क्या काम किया, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर, इंसिजन, प्रोडक्ट इज आउट, प्रोडक्ट को आउट किया, फिर वहां पे क्या काम किया आपने, 6O वाइक्रिल के द्वारा उस एरिया को क्या कर दिया, सूचर कर दिया। यू जस्ट अप्लाइड द 6O वाइक्रिल, जहां पर आपने इंसिजन कट लगाया था उस जगह को 6O वाइक्रिल लगाया, किसके ऊपर, उस फेलोपियन ट्यूब के एरिया पे, और आपने इसको वापस क्लोज कर दिया। जो प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाला, इंसिजन को क्लोज कर दिया, किसके थ्रू, सूचर के थ्रू। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। उसका क्या नाम था, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज साल्फिंजोस्टोमी, सिंपल साल्फिंजोस्टोमी। ओके, अब हम चलते हैं नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दैट इज दी साल्फिंजेक्टमी। व्हाट इज दैट, साल्फिंजेक्टमी। साल्फिंजेक्टमी का मतलब क्या है, सर्जिकल, इसका क्या मतलब है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जैसे बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के इस पार्ट में बेसिकली कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था, तो हमने क्या काम किया, इस एंटायर पार्ट को ही क्या कर दिया, आउट, मतलब रिमूव कर दिया, और रीसूचर्ड एनास्टोमोसिस कर दिया रिमेनिंग पार्ट का, या उस पूरी फेलोपियन ट्यूब को भी आप पूरा निकाल सकते हो।
कंप्लीट साल्फेंजेक्टमी भी कर सकते हो। ये इनकम्प्लीट का पॉइंट था। कंप्लीट साल्फेंजेक्टमी का मतलब कंप्लीटली यू आर रिमूविंग द एंटायर फैलोपियन ट्यूब, so that is the case, that is called as salpingectomy.